गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम तोमर है और मैं आप सभी का द फिट माइंड वीडियो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हमने आवयव के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको आवयव की परिभाषा, आवयव के प्रकार, दो आवयव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और इनके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आवयव का गुणनफल, और दूसरा टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आवयव का परिवर्त, जिसे हम परिवर्त आवयव भी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सुनने को मिलती है। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कंफर्ट हो सकते हो। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ मैं आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आवयव का गुणनफल। ठीक है, तो देखो, दो आवयव को जब गुणा की जाती है, जब दो आवयव की, तो यहाँ आपको एक रूल ध्यान रखना होता है। वो ये है कि अगर आपको दो आवयव दे रखे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि पहले आवयव का नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले आवयव के स्तंभों की संख्या अगर दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो ही दो आवयव की गुणा संभव है, अदरवाइज नहीं है। क्या कहा मैंने? दो आवयव दे रखे हैं, मान के चलो एक ए है और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 2 3, इस आवयव में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस आवयव का ऑर्डर कितना होगा? 2 × 3 होगा ना। और एक दूसरा आवयव में लेता हूँ b इक्वल टू, मान के चलो 4 5 6 7 एंड 1 2, इस प्रकार का दूसरा आवयव है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 2। तो इन दोनों आवयव की अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो उनकी मल्टीप्लाई तभी संभव होगी जब पहले वाले आवयव के स्तंभों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है, 3 है, राइट। दूसरे वाले आवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दूसरे वाले आवयव की पंक्तियों की संख्या कितनी है? इसकी भी 3 है। तो देखो, इसका लास्ट का ऑर्डर में देखो, इसका लास्ट का नंबर और इसका पहला नंबर दोनों इक्वल है, तभी इनकी मल्टीप्लाई संभव होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई इनकी संभव नहीं होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? तो देखो, a इक्वल टू क्या लिया था मैंने? 1 2 3 एंड 4 5 6, और दूसरा आवयव मैंने लिया था b इक्वल टू 4 5 6 7 1 2, 4 5 6 7 1 2। अच्छे से समझ लेना इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ होगी। ठीक है, इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ होगी पहले, फिर इस वाले रो की ही मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ होगी, फिर नंबर आएगा दूसरी रो का, इस वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ होगी और इसी वाली रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ होगी। ठीक है, किस तरीके से होगी? तो देखो, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू, देखो इस वाले रो की मल्टीप्लाई मैं पहले वाले कॉलम के साथ कर रहा हूँ, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, फिर बीच में आएगा प्लस। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई मैं 6 के साथ कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई मैं 6 के साथ कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? 12 आएगा, फिर बीच में आएगा प्लस। अब 3 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। ये पहला एलिमेंट बनेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? इसी रो की मल्टीप्लाई अब दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे बीच में प्लस लगा करके तो 14 आएगा, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। ये दूसरे नंबर का एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इस वाले 4 के साथ करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। ये तीसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 20 आएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 35 आएगा,
प्लस और 6 की मल्टीप्लाई अब इस 2 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। ये तरीका होता है गुणा करने का। आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। पहले इस वाले रो के सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ की मैंने, ठीक है। और बीच में जैसे 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ की तब बीच में प्लस आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनको जोड़ के रख दो, वो आंसर आ जाएगा। जोड़ आप सकते ही हो, ठीक है। अच्छा, तो समझ आ गया आपको। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक अवयव दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 2 3 4, और एक दूसरा अवयव आपको दे रखा है 5 2 3 4 1 5 एंड 3 7 6। ये दूसरा अवयव आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 3। इसका ऑर्डर कितना है दूसरे वाले का, इसका ऑर्डर है 3 × 3। फिर हम क्या चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो हाँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों के बराबर है, 3 3 है। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, हो सकती है। तो अब ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, फिर बीच में प्लस आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, फिर बीच में प्लस आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, जोड़ सकते हो आप। अब इसी वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 21 आएगा। अब इसी वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ। रो की मल्टीप्लाई तब तक करनी है जब तक हर एक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 10 हो गया, और फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 18। तो ये हमारी पहली रो बन गई। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले वाली रो कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 10 आ गया, बीच में प्लस आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 12 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे प्लस 12 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। अगला आएगा 4 + 3 + 28, और इससे अगला 6 + 15 + 24। इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। समझ आइए आपको बात। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, अवयव के कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है। क्या गुणधर्म होते हैं अवयव के, तो प्रॉपर्टी ये कहती है अवयव की कि जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। अगर हम दो अवयव की मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो क्रम विनिमय का रूल फॉलो करते हो। क्रम विनिमय को हिंदी में कहते हैं कम्यूटेटिव रूल, ठीक है। क्रम विनिमय का नियम वे फॉलो करते हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्या होता है कम्यूटेटिव रूल? कम्यूटेटिव रूल ये होता है AB = BA। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी जो कि रिलेशन एंड फंक्शन की थी, सेट वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव रूल क्या होता है। तो AB = अगर BA के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव रूल, यानी क्रम विनिमय नियम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो अवयव की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ज़रूरी नहीं है BA के बराबर आ जाए। AB ≠ BA, ये आपको ध्यान रखनी है बात। समझ आ गई? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे नहीं फॉलो करता ये। मान के चलो एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है A = 3 0 5 1, और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है B = 9 2 6 3। ये आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है। तो एक बार इसका AB निकालते हैं। सबसे पहले AB चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रो के बराबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है। अब AB कैसे निकालेंगे? तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 27, + 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, राइट। फिर 3 0 की मल्टीप्लाई 2 3 के साथ, तो 6
प्लस 0, फिर इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ 45 प्लस 6, फिर इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ यानी 10 प्लस 3। तो ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया हमारा 27, 6, 51 एंड 13। ये हमारा ए बी आ गया, इसको ध्यान रखना, ए बी इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब बी ए देख लेते हैं, बी ए करना निकालना है हमें। जब हम बी ए निकालेंगे तो सबसे पहले बी को आपको पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो बी को पहले रखना पड़ेगा। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 9 2 6 3, 9 2 6 3। और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 3 0 5 1, 3 0 5 1, ठीक है। अब हम बी ए निकालने जा रहे हैं, तो इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, तो कितना हो गया, 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 27, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 10। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, 9 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2। समझ आ रही है बात? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पीड यही रहेगी, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। जो बच्चे पहले से ही जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको तो आराम से पढ़ाना पड़ेगा। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 18, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 15, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3। आंसर कितना आएगा, 37 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 33, और ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी की वैल्यू आई थी 27 6 51 13, ठीक है, 51 13, और बी ए की वैल्यू क्या आई 37 2 33 3। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है ना। क्या ए बी इक्वल है क्या बी ए के, नहीं, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो इसका मतलब क्या है कि अवयव कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। बात आई समझ में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ ध्यान ये रखनी है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर उसकी मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाले रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करूँ तो 5 ही आएगा ना, वही नंबर आ जाता है। तो इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी होता है कि अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरीके की 2 क्रॉस 2 में इस तरीके की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, ठीक है। यानी जिसका विकर्ण 1 1 होता है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे दूसरा अवयव दे रखा है ए इक्वल टू, सॉरी ये पहला अवयव दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5 6, और दूसरा अवयव दे रखा है बी इक्वल टू -3 0 -4 एंड -2 1 -5, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये अब आपको निकालनी है, एक तो आपको ए बी निकालना है, ठीक है, और एक अब आपको बी ए निकालना है, और इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। मैं सभी के आंसर चेक करूँगा। कल एक बच्चे ने आंसर दिया है, नाम है जिसका आदित्य तोमर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसकी मेहनत को, ठीक है। तो एक बात और, यहाँ पे अब कमेंट में आप लोग अवयव तो नहीं बना पाओगे, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मान के चलो आपका आंसर ऐसे आ जाता है ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, राइट। तो आपको कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे लिखना है ए डी,
फिर कोमा लगा देना CD, फिर कोमा लगा देना EF। मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये आपका होमवर्क था, बात आ गई समझ में। अब एक एग्जाम्पल और है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जाम्पल है ये। एक आव्यूह दे रखा है आपको A = cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये आपको एक आव्यूह दे रखा है और आपसे पूछा है A²। ये आपसे पूछा है, तो A² को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक रो से करके लिख सकते हैं। एक रो से का मतलब क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। और फिर से लिखो इसे, कोस थीटा साइन थीटा राइट माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ करूँगा अगर मैं, तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। समझ आ रही है ना बात, आपको हैंड राइटिंग समझ आ रही है। देखो बच्चों, डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है इसमें, तो कुछ इसी तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। आपको सिर्फ समझना है, मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। और यहाँ सामने जो लिखा हुआ है उसको देखना है, समझ आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कोई। कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा आएगा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई अब साइन थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये बन गया पहला एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखो पहला एलिमेंट क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात सभी की समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये सवाल समझ नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, अब कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ होगी, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई पहले साइन थीटा के साथ और फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में क्या आएगा प्लस, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा मैंने नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ गई। अच्छा, अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा राइट। और फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, समझ जाना आप। अच्छा, अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस वाले कोस थीटा के साथ करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, क्या ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है क्या, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। समझ आ रही है बात। यहाँ पे देखो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो कि फॉर्मूला बन गया माइनस साइन 2 थीटा का, जो फॉर्मूला बन गया माइनस साइन 2 थीटा का, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा कोस 2 थीटा का। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है। एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह है 1 - 1 2 और 3। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, एक इक्वेशन आपको दे रखी है a² - 4a + 5i = 0। इस इक्वेशन को 0 के बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है।
ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई ए में करोगे और जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर कहलाएगा। 4a का मतलब क्या है, देखो -4a का मतलब है इस वाले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में -4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, एक तो -4 आ जाएगा, +4 आएगा, -8 आएगा और माइनस के 12 आएगा। ये -4a की जगह पे आपको रखना है। और 5i का मतलब क्या है, 5i, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 5 0 एंड 0 5, ये 5i है। अब इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दो, सोल्व करो, 0 आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो कमेंट में लिख देना सर नहीं हुआ, कल की वीडियो में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अवयव की गुणा कर सकते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, और दूसरा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त या परिवर्त अवयव ऐसे बोल सकते हैं। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए, इसके ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से, ए डैश से, या फिर ए की पावर टी, ए की पावर टी ऐसे लिख दो। इसका मतलब ये है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंपल मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, ये ट्रांसपोज कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। मान के चलो आपको एक अवयव दे रखा है a इक्वल टू 2 1 -3 0 एंड 3 4, ये आपको एक अवयव दे रखा है, ठीक है। इसमें कितनी रो है, इसमें 3 रो है, कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है। ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मुझे लिखना है ए डैश इक्वल टू, क्या बताया मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। तो रो यही तो है पहली रो 2 and 1, इसको कॉलम बना दो 2 1। दूसरी रो क्या है -3 0, इसको भी कॉलम बना दो -3 0। तीसरी रो क्या है 3 4, इसको भी कॉलम बना दो 3 4। ये इसका आंसर होगा। इतना सा काम है बस ट्रांसपोज में। बात आई समझ में, ठीक है। किताबी भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, मान के चलो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है, मान लिया मैंने उसका ऑर्डर m × n है, ठीक है। तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n × m हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, तो फिर से वो वही मैट्रिक्स बन जाएगी जो पहले थी, ए ही बन जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, इसका ऑर्डर भी m × n होगा। ध्यान रहेगी ये बात। एग्जाम्पल देखें एक, देखो कोई मैट्रिक्स मुझे दे रखी है a इक्वल टू 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, पहली रो है 0 2 -1, तो इसको कॉलम बना दो 0 2 -1। दूसरी रो है -2 0 3, तो इसको कॉलम बना दो -2 0 3। तीसरी रो है 1 -3 0, इसको भी कॉलम बना दो 1 -3 0। और ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया, ये ही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अवयव की मल्टीप्लाई करना सीखा और हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पढ़ा, ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अवयव। ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे और कल अवयव की सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जो होमवर्क आपको दिया है उसके आंसर मुझे दो अभी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी पढ़ो अपनी नोटबुक साथ लेकर के पढ़ो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। एक बात और, कुछ बच्चों को हो सकता है ये तरीका आपको समझ ना आए। क्यों समझ ना आए, क्योंकि एक तो मैं डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए टाइम से और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ मेरा चेहरा भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बैकग्राउंड में बैठा हूँ, लेकिन आपको आवाज़ सुन रही होगी तो आपको आवाज़ को सुनना है, ठीक है। आवाज़ पे ध्यान रखनी है, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी।
और तीसरी बात ये कि मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो ज़्यादा स्पीड से नहीं समझ पाते। इसलिए मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को डिसलाइक मत करना, कमेंट में बता दो। ठीक है, चलो, थैंक यू।